हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो सोचा उन्हें ही करा देते हैं। बाकी पूरे जब तक आएंगे तब मैं बाकी भी करा दूंगा। तो देख लो, पहला क्वेश्चन क्या आया। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच का अंतर आया है। आने वाले शिफ्ट वालों को ऑल द बेस्ट। प्लीज़ चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तुम्हें आगे के एग्ज़ामों में भी हेल्प मिलेगी। अभी तुम्हारा एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट आने वाला है, ग्रुप डी आएगा, सबके लिए हेल्प मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का डिफरेंस पूछा था, क्या होता है। देखो, इनपुट डिवाइस ये एक बाहरी वातावरण से डेटा और निर्देशनों को स्वीकार करती या पढ़ती है। आउटपुट डिवाइस ये कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को स्वीकार करती है। इनपुट में ये डेटा तथा निर्देशन को कंप्यूटर को समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित कर देती है। यह कोडेड परिणाम रिजल्ट को मनुष्य के समझने और पढ़ने के प्रारूप में परिवर्तित कर देती है। ये रूपांतरित निर्देशन तथा डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में पुनः प्रक्रिया के लिए प्रदान करती है, और ये रूपांतरित परिणामों को बाहरी संसार यूज़रों के लिए प्रदान करता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत तो कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, स्कैनर, जॉयस्टिक, जो कभी टेकन 3 खेला होगा 1 रुपये दे के, वो जो होते थे ना हैंडल, उसे जॉयस्टिक कहते हैं, वैसा ही होता है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है तुम्हारा प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर, ये सब किस में आ जाता है, आउटपुट डिवाइस में। अगला क्वेश्चन आया है, एशिया उत्पादकर्ता संगठन का अध्यक्ष कौन बना है। तो ये भारत 2025-26 में एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। 67वां 20 से 22 मई 2025 में हुआ था, जो अध्यक्षता करी थी इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। एशियाई उत्पादन संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। एशियाई उत्पादन संगठन की पहली शासी निकाय बैठक 1961 में टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। उसका उद्देश्य क्या है, यह है उत्पादकता बढ़ाकर एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना, सहयोग में माध्यम से एशियाई प्रांत क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना और बनाए रखना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने से में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की सहायता करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उत्पादकता संवर्धन, प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सदस्य देश के राष्ट्रीय उत्पादकता सदनों और अन्य संस्थाओं की क्षमता को मजबूत करना। हु इज़ द मेन पर्सन बिहाइंड द सन्यासी रेबेलियन। तो सन्यासी विद्रोह के पीछे कौन था मेन पर्सन। ये जो हुआ था सन्यासी विद्रोह लेट 18th सेंचुरी में हुआ था बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे अभी मुर्शिदाबाद में बवाल भी हुआ था, एंड बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित भवानी चरण पाठक। इसमें क्यों हुआ था ये, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद बैटल ऑफ 1857 की क्रांति के बाद जो है इन लोगों ने ये मतलब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुआ था, उसके बाद जो है टैक्सेस बढ़ा दिए थे, उसी का विद्रोह था ये। 1947 में औसत लोग कितने साल जीते थे, तो वो जीते थे 32 साल की उम्र में। क्यों, क्योंकि गरीबी थी, अनाज की कमी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर होने के कारण तब था वो। और अब प्रेजेंट में कितने साल जीते हैं लोग, अब प्रेजेंट में हैं एवरेज एज 70 ईयर्स, 70 साल मिनिमम मैक्सिमम, जो भी मानना है मान लो। When the British rule ended in India in 1947, लिटरेसी रेट कितना था अपने यहाँ। तो जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ था तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ था 12%। कितना, 12% था। क्या कारण था लो होने का, तो क्या था इसका कारण, सबसे पहले लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, हायर एजुकेशन पे फोकस नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब आज़ाद हो गया तो हमने कैसे पॉपुलेशन अपनी लिटरेसी में बढ़ाई, तो सबसे पहले हमने इस्टेब्लिश किए स्कूल रूरल और रिमोट एरियाज़ में, प्रमोट करी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ टू इनकरेज द इन्रोलमेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, लॉन्च नेशनल प्रोग्राम एम एट एडल्ट लिटरेसी। How much of the computerization of land revenue has been completed in India? कितना हुआ लैंड रेवेन्यू,
वो हुआ है तुम्हारा 95% लैंड रिकॉर्ड हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड कवरिंग ओवर 6.6 लाख विलेजेस एंड द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्न प्रोग्राम। प्रीवियसली क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एंड वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रैल 2016 में with full funding from the central government. Main goal is to establish a modern and transparent land record management system by developing an integrated land information management system. ठीक. When was the National Space Day celebrated in India? कब National Space Day celebrate हुआ इंडिया में? तो ये हुआ है 23 अगस्त 2024। कब हुआ है? 23 अगस्त 2024। इंडिया सेलिब्रेटेड मैडन नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त 2024, जिसकी थीम थी टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा। ये सेलिब्रेट हुआ है किस लिए? जब हमने सेफ लैंडिंग करी थी, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर ऑन चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच सिटी इनाग्रेटेड द वुमेन हॉकी लीग? तो किसने की है ये? रांची ने इनाग्रेट किया है। ये हुई है तुम्हारी कब से? 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक हुई है। कौन सी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा ने। कैग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो कैग अपनी रिपोर्ट जो है सबसे पहले राष्ट्रपति को स्टेट सेंटर में, और या राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल के सामने पेश करता है। ऐसा व्यक्ति है जो देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चे की सीमा से अधिक खर्चा ना हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। अब कैग किस में आता है? ये आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तें संबंधित है। अनुच्छेद 149 कहता है भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। 150 कहता है कि संघ और राज्य के को खाते का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। कैपिटल बी लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है ASCII में। तो ASCII क्या होता है? ये होता है तुम्हारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और बी कैपिटल बी का जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 66। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन इन MS पावर पॉइंट? तो MS पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? वो होती है .ppt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सेव होती है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास मिले हैं अभी तक, वो मैंने करा दिए। थैंक यू सो मच। अगर तुम नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट ये होगा कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो तुम्हारा अभी होना है NTPC का, जो ये बचा हुआ एग्ज़ाम है, उसमें भी तुम लोग जो है एनालिसिस देख पाओगे। और एनालिसिस से अच्छी बात ये रहेगी कि जब इसकी आंसर की आएगी तो वो भी करा देंगे, और मैं अभी भी इसके सारे क्वेश्चनों को जो है एक साथ मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा। पूरे सारे क्वेश्चन जो भी 1000-1200 क्वेश्चन जितने भी हैं, वो सब क्वेश्चनों को हम लोग जो है इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और भी बाकी टॉपिक मैंने चैनल पे करा रखे हैं, तुम लोग वहाँ से जाके उन टॉपिक्स को भी देख सकते हो आराम से। मैथ हो, चाहे तुम्हारा पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी टॉपिक हो, चाहे कंप्यूटर की फुल फॉर्म वगैरह हो, आने वाले एग्ज़ामों में वो सब इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम। आने वाली शिफ्ट वालों को जो देख रहा है उसको ऑल द बेस्ट।